Today we are going to discuss some important bond parameters. Okay? और बॉन्ड पैरामीटर्स में कई सारी टर्म्स आएंगी जिनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि उन टर्म्स को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज बॉन्ड लेंथ। ये आप वैसे थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द centers of the nucleuses of the two bonded atoms is called as its bond length. मान लो हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम बाउंडेड होते हैं ऐसे, मतलब दिस इज वन क्लोरीन, दिस इज सेकंड क्लोरीन, दीज आर बाउंडेड। ये इनका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके फाइनल में या जो भी आपके समेटिव फॉर्मेटिव वगैरह होंगे, ठीक है, उनमें क्वेश्चन इससे ज्यादा बनने के चांस होते हैं। वो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो कंपैरिजन के लिए बोल देंगे कि हाँ बताओ जी HI और HF में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है और क्यों। तो उसके लिए आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ पता होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका ऑन दी होल रिजल्ट निकल के आता है वो इन तीनों फैक्टर का जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। पहला आपके पास फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ एटम्स। ऑब्वियस है, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उनके बीच में जो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। द बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम्स। जैसे HI की बॉन्ड लेंथ HBr से, HBr की बॉन्ड लेंथ HCl से और HCl की बॉन्ड लेंथ HF से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें H तो चलो कॉमन है, हाइड्रोजन का साइज तो चलो जो है वो है, I जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए HI का जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होगा। मान लो ये I है, ये H है। उसके बाद हमें पता है दूसरी बार H तो उतना ही रहेगा, H का साइज तो वही है। Br का साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, क्लियर। ये जो I है, Br है, Cl है, H है, ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है ना, और डाउन द ग्रुप 17 के मेंबर है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो इट मींस साइज के मामले में आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है। तो इट मींस एटम्स का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। सेकेंड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जैसे आपने देखा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इन टर्म्स को बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। और आपको पता है मल्टीप्लिसिटी से क्या होगा, जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा और जितना ज्यादा आपके पास बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है, इसको बॉन्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी हो उतना ही स्ट्रांग होता है बॉन्ड। और बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली बाउंडेड है, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इट मींस यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे छोटा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। कंपैरिजन के लिए हमने दोनों एटम एक जैसे रखे हैं, इनके बीच में बस मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर में नहीं, परसों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ये, ठीक है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। वैसे थोड़ा सा एक तरह से रट्टा लगा लो, बाद में हाइब्रिडाइजेशन जब आपको आएगा तब क्लियर हो जाएगा ये। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेटर दी एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है अभी आपको बता देता हूँ, sp3, sp2, sp। हालांकि इनके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। बट मेनली हम इन तीनों के बीच में
कंपैरिजन करेंगे। ओके, इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखो, ग्रेटर दी एस कैरेक्टर स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी। ठीक है, एज एस ऑर्बिटल्स आर स्मॉलर इन साइज, जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उस हाइब्रिडाइजेशन का साइज, उस हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, जो बॉन्ड की लेंथ है वो छोटी होती जाएगी। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर कितना है का मतलब क्या है कि एस की परसेंटेज कितनी है, टोटल कितने इन्वॉल्व है, एक एस इन्वॉल्व है, पी 3 इन्वॉल्व है, तभी उसको sp3 लिखा है। ठीक है, एक एस एंड 3 पी इन्वॉल्व होते हैं sp3 में। ठीक है, तो इसमें एस की परसेंटेज कितनी हुई, एस की परसेंटेज एक एस है, टोटल कितने हैं, एक एस 3 पी, टोटल ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है वो कितने हैं, 4, तो एक एस है, टोटल 4 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो एस की परसेंटेज कितनी बनी, 25%। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस की परसेंटेज कितनी होती है, 25%। sp2 में एस की परसेंटेज कितनी होती है, 33%। sp में कितनी परसेंटेज होती है, एस की 50%। और मैंने क्या बोला, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती जाएगी। तो इसलिए जो sp3 के केस में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी, ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा दैट विल बी ग्रेटर इन लेंथ। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा दैट विल बी स्मॉलर इन लेंथ। और जब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, दैट विल बी स्मॉलेस्ट इन लेंथ। ठीक है, जितनी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में एस का करेक्टर बढ़ता जा रहा है उतना ही बॉन्ड जो है वो स्मॉल होता जाएगा, होता जा रहा है लेंथ में। ओके, so these are the three factors which affect the bond length. Okay, now the second parameter is जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होगा, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, और यू कैन से इट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हालांकि ये भी हमने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 3 में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, the amount of energy required to break 1 mole of bonds, 1 mole of bond means 6.022 into 10^23 bonds। ठीक है, मान लो एक क्लोरीन एटम के क्लोरीन, जो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में एक Cl बॉन्ड होगा ना, ठीक है, तो आपको इतने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, एक जैसे ही चाहिए ना, so as to separate them into gaseous atom, so that जो एटम उस बॉन्ड की वजह से जो एटम उस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में बढ़े हैं, एनर्जी सप्लाई करके इस बॉन्ड को तोड़ना है और उनको एटॉमिक स्टेट में लेके जाना है। ओके, क्लियर। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करके एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को फैक्टर मतलब इफेक्ट करते हैं। सीधा सा सिंपल जान लो कि जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ को फैसिलिटेट करेंगे वो बॉन्ड एंथैल्पी को डिफिकल्ट करेंगे। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये मैंने लिख दिया। हालांकि हम फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, तो फैक्टर्स वही वाले होंगे जो आपने पीछे पढ़े, ये वाले, एक आधा फैक्टर हो सकता है नया ऐड हो जाए, बट फैक्टर यही वाले होंगे। जो फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं वही बॉन्ड एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं इन ऑपोजिट मैनर। ओके, जैसे समझते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ एटम्स, जैसे हमें पता है ग्रेटर दी साइज ग्रेटर दी बॉन्ड लेंथ, जितना साइज बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, बट बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनके बीच में हाइड्रोजन के जो हेलाइड्स हैं, वो ये 4 हेलाइड है ना हाइड्रोजन के, इनके हेलाइड्स के जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था वो ये था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाएगा। एचएफ बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग होगा, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। एचआई बॉन्ड जो है उसको तोड़ना सबसे इजी है क्योंकि ये इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। ओके,
नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स में क्या आता है? मल्टीप्लिसिटी में अभी आप पढ़ बैठे ना, सी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फॉर बॉन्ड बिटवीन द टू सेम एटम्स, ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके, क्लियर? As multiplicity of bond provides more bonds to be broken and less bond length। मल्टीप्लिसिटी बढ़ाने से बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एक तो आपको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं, दूसरा मल्टीप्लिसिटी बढ़ाने से बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने पे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं पिछले वाला एग्जांपल ही लूं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए उससे कम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम आएगी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी ऑपोजिट ऑपोजिट चलेगा बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप खुद देखो। ठीक है, फोर्थ, ये थोड़ा नया फैक्टर है, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, कैसे समझो, जैसे मान लो जो दो एटम जुड़े हैं आपस में, लाइक दिस। ओके, ये बॉन्ड पेयर है, ना इस एटम पे कोई लोन पेयर है ना इस एटम पे कोई लोन पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी बी का। इसमें बी और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट इसमें बी के इस बी के ऊपर भी एक लोन पेयर है, इस बी के ऊपर भी एक लोन पेयर है। तो ये वाला लोन पेयर, आपको पता है लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड पेयर जो होगा वो, सॉरी, ये वाला जो लोन पेयर होगा बी के ऊपर, ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। यू नो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल, हमने पढ़ा ना वह सेपर थ्योरी में, कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, मतलब सभी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हमने ये चीज पढ़ी है। इट मींस ये जो बी के ऊपर एक लोन पेयर है ये इसको रिपेल करेगा, और ये वाला जो लोन पेयर है वो भी इसको रिपेल करेगा, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, वो इस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को टिक के बैठने नहीं दे रहे। एक हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे उससे क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। क्लियर? और अगर बी पे एक एक लोन पेयर के बजाय दो दो लोन पेयर हो जाए उससे क्या होगा, अब टोटल चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो इस बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो रिपेल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ और वीक हो जाएगी। तो मोर लोन पेयर्स लीड्स टू मोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देन वीकर दी बॉन्ड, उतना ही बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। हालांकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट हमने माना है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो। ठीक है, तो देखो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर मैं इसमें जो कार्बन है उसकी बात करूं। ठीक है, इसमें कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू देखो 348 किलो जूल पर मोल। इसमें हालांकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर भी ये एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये दूसरा लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। लोन पेयर जो है ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की जो एंथैल्पी है वो कितनी हो गई, 163 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड में अब इस ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर हैं, तो टोटल चार लोन पेयर हैं जो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, जिन्होंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बांध के रखा हुआ है आपस में। तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई, और कम होगी। फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड में इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करने वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 6 लोन पेयर हैं, उससे उसकी वैल्यू और कम होगी। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड किसी बॉन्ड पेयर के अराउंड, वो बॉन्ड पेयर उतना ही ज्यादा रिपेल होगा, जितना ज्यादा उसको रिपल्शन मिलेगी उतनी ही ज्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। ओके, क्लियर? और उसके बाद आपके लिए कुछ ही एक
मतलब क्रैमिंग टाइप फैक्ट ही बोल लो, आपको ये याद रखना है कि आउट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड CO हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है 1070 किलो जूल पर मोल। इट इज हायर देन दी नाइट्रोजन N2, ये नाइट्रोजन से भी हायर है। ओके क्लियर। इसका रीजन भी यही है कि नाइट्रोजन के केस में तो फिर यहाँ पे लोन पेयर हैं जो इसको इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड पेयर बहुत कम हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। क्लियर, ठीक। मतलब बॉन्ड पेयर वैसे कम तो हो नहीं रहे, बट इसमें इसको अभी क्रैम ही करो, इसका अभी देखते हैं बाद में क्या फैक्टर है। इसमें आपके पास 1070 है बॉन्ड एंथैल्पी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की कितनी है 946। ठीक है। और एक और बात जो आपने नोट करनी है, HF जो बॉन्ड, HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका जो बॉन्ड है इसकी भी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी होती है 565 किलो जूल पर मोल। बट डायटोमिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड की, ये याद रखना। ओके क्लियर। ये मैंने वैसे आपको एक बार याद करवा दिया। ठीक है कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ाती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो उससे कम एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम की, बॉन्ड पे रिपल्शन जो है वो सबसे कम एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम। ओके सो दिस इज इट विद बॉन्ड एंथैल्पी। अभी तक समझ आ रहा है आदित्य? आर यू गेटिंग मी? हाँ जी सर। Okay, now the last factor which we are going to discuss today, that is bond angle, and this is very important factor. इसके बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और वैसे बोर्ड वगैरह में या स्कूल के टेस्टों में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बॉन्ड एंगल से। बॉन्ड एंगल बोलते किसको है, जैसे हमने बोला कि वाटर का मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, लाइक दिस। ठीक है। हम बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो लाइनों के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज दी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल is angle between lines representing the direction of bonds. Okay, some shapes and their bond angles. हम कुछ shapes और उनके bond angle के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कैसा कितना होता है bond angle। देखो सबसे पहले इतना जान लो कि there are two types of shape, regular shape, irregular shape। रेगुलर शेप हम किसको बोल रहे हैं, जब आपके पास सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, जितने भी उसके अराउंड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। जैसे उस टाइम उसकी शेप क्या आती है, या तो लीनियर आएगी, या तो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, या तो टेट्राहेड्रल आएगी, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, या तो ऑक्टाहेड्रल आएगी। हमने ये पढ़ा हुआ ना सारा। ठीक है। अभी एक बार दोबारा रुको, पीछे से निकलवाता हूँ ये वाला, सेपरेट थ्योरी पे चलते हैं। सर रिपीट करना जो भी कहा आपने। वेट वेट, ये देखो हमने ये पढ़ी हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। ये लीनियर शेप होती है। ठीक है। लीनियर में तो एक ही केस बनता था। क्लियर। जब आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस होता है उस टाइम आपके पास दो केसेस बनते थे। एक ये वाला केस जिसमें जो शेप होगी वो ट्रायंगल प्लेनर होगी, मतलब यही शेप होगी, जो उसकी ज्योमेट्री है वही वाली शेप। और दूसरे वाला केस क्या होता था जिसमें लोन पेयर आ जाए। ठीक है। लोन पेयर आने से उसकी शेप में इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, उसकी वी शेप होती है। ठीक है। क्लियर। जितने आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर उतने ही बॉन्ड पेयर हों, उस टाइम क्या बोला था मैंने कि ज्योमेट्री और शेप ये दोनों एक सी ही होती हैं, एक ही होती हैं। जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। ठीक है। तो ऐसी शेप को बोलते हैं रेगुलर शेप। रेगुलर शेप जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, और उस टाइम उसकी जो शेप आती है वो उसकी ज्योमेट्री जैसी ही होती है, जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है। ठीक है। ऐसी शेप को बोला जाता है रेगुलर शेप। ओके। अब मैं वापस जा रहा हूं वहीं पे। ठीक। तो रेगुलर शेप्स में आपके पास कौन कौन सी शेप आ गई, लीनियर।
जब लीनियर शेप होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, ऐसी होती है ना शेप, लाइक दिस, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है 180 डिग्री, ठीक है, तब बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। जब ट्रायगोनल प्लेनर होती है तो ये 3 बॉन्ड होते हैं लाइक दिस, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि इन तीनों के एंगल का सम जो है वो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री ना, ठीक है। ये आपको एंगल थोड़े से दिमाग में रखने हैं, ठीक। तो जब ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। जब टेट्राहेड्रल शेप होती है तो उस टाइम जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ओके। उसके बाद याद रखना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के केस में शेप कैसी होती है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये ट्रायंगल है, ये मान लो ये ट्रायंगल है, तो ये वाले जो बॉन्ड है इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 120 120, ठीक है। बट इसमें बाइपिरामिडल बनता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स है, इनका इस वाले बॉन्ड का इस वाले बॉन्ड के साथ एंगल क्या होगा 90। देखने में 90 नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में 3D शेप है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इस वाले बॉन्ड के साथ, ये वाला जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इस ट्रायंगल का इस वाले बॉन्ड के साथ एंगल कितना होगा 90। सिमिलरली इस एक्स का इस वाले बॉन्ड के साथ एंगल कितना होगा 90, इसका इसके साथ भी 90 होगा, इसके साथ भी 90 होगा, हालांकि देखने में नहीं लग रहा, ठीक है, बट ये 3D शेप है तो इसलिए इसका एंगल 90 है। मतलब इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं शेप में, एक तो 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, ओके। उसके बाद आती है ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, ओके, क्लियर। ये तो होगी रेगुलर शेप्स की बात, अभी ये वाली शेप को छोड़ दो, इसको नहीं अभी आपने देखना, ठीक है। ये हो गई रेगुलर शेप की बात। इररेगुलर शेप हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कोई लोन पेयर आ जाता है, उसको बोलते हैं इररेगुलर शेप, ठीक है। कैसे अब समझो जरा। अब जैसे दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वाला जो केस है वो याद है आपको, वो किससे ड्राइव होता है, वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप से ही ड्राइव होता है। उसके केस में एक लोन पेयर लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये जो लोन पेयर लगा, आपको पता है लोन पेयर पहले यहाँ पे क्या था, इसकी जगह बॉन्ड पेयर। आपको पता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो लेस होती है एज कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो और यहाँ पे लोन पेयर हो, उसका इन दोनों के बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो वो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा, जैसे मान लो पहले ये ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है तो इसने इसको और इसको ज्यादा रिपेल किया तो इसको क्या करेगा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिससे इनके बीच का जो एंगल था अगर पहले 120 डिग्री है, अब ये एंगल जो है दिस विल बी नॉट 120 डिग्री, दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। मतलब बॉन्ड पेयर की जगह आप लोन पेयर अगर रखो किसी रेगुलर ज्योमेट्री में, उससे क्या होता है वो जो एंगल है उसका ज्योमेट्री का, वो एंगल जो है वो रेगुलर एंगल नहीं रहता, जो रेगुलर शेप में एंगल होता है वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल में वैसे एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, पर टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आ जाए किसी एक बॉन्ड पेयर की जगह, उस टाइम जो बाकी 3 बॉन्ड बचते हैं उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है वो 109 डिग्री से लेस चला जाता है, ठीक है। और अगर दो बॉन्ड पेयर की जगह दो लोन पेयर आ जाए जैसे यहाँ पे आ गए, तब जो बाकी जो दो बॉन्ड बचते हैं उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से और कम हो जाता है, रेगुलर बॉन्ड एंगल से डेविएशन आनी शुरू हो जाती है, ओके, क्लियर। ऐसे ये बाकियों में है लाइक दिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। पहली बात पे तो आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको करवानी सिखाई नहीं हुई, अभी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बाद में कवर करना है हमने। तो जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके केस में जो सेंट्रल एटम जब एसपी हाइब्रिडाइज होता है उसके केस में जो शेप होती है वो कौन सी होती है, वो लीनियर होती है, और लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की देखनी होती है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस टाइम आपके पास जो शेप होती है वो कौन सी होती है ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। उस टाइम ज्योमेट्री कौन सी होती है ट्रायगोनल प्लेनर
और यहाँ पे मैं रेगुलर शेप की बात कर रहा हूँ, इसलिए जो शेप है वो भी ट्रायंगल प्लेनर, तो उस टाइम बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तब आपके पास शेप कौन सी होती है, दैट विल बी टेट्राहेड्रल। ओके, और टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से आप देख पा रहे हो कि बॉन्ड एंगल में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट दी बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंड सेकेंड फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ विद एग्जांपल। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर दी बॉन्ड एंगल। जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। बट ये रूल जो है रेगुलर शेप्स में एग्जिस्ट नहीं करता। रेगुलर शेप्स में जो एंगल है वो वही आएगा जो आना है। जैसे मिथेन की एक रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप मैं किसको बोलता हूँ, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा। ठीक है, ये है मिथेन, इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला है CH4। ऐसे ही एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में इट विल बी लाइक दिस। दोनों टेट्राहेड्रल शेप वाले हैं और दोनों की रेगुलर शेप है। ठीक है, क्लियर। तो इसके केस में भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, क्योंकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल का एंगल इतना ही होता है, 1020 बॉन्ड एंगल इतना ही होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके केस में भी शेप रेगुलर है, कोई लोन पेयर नहीं आया। ठीक है, तो इसके केस में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ओके, क्लियर। तो ये जो रूल हैं वो रेगुलर शेप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस इतना याद रखना है। क्लियर। नाउ सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बेंट शेप का। ठीक है, वो बेंट शेप जब जो कब आती है, जब दो लोन पेयर हों और दो बॉन्ड पेयर हों। ठीक है, जैसे ये वाले मैंने जनरल शेप बनाई है, दिस इज द जनरल शेप, तो मैंने जनरली बना दी है। ओके, ये तो इन दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा थीटा, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिए जिनकी शेप्स आपके सामने हैं, H2O, H2S, H2SE, H2PE। ठीक है, अगर गौर से देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, सेलेनियम और टेलियम ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक है, डाउन द Yes, ग्रुप sir. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, टेल्यूरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है। ठीक है, तो अब सेंट्रल एटम की जो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जब हम इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो सेंट्रल एटम है जिसके अराउंड शेप डिफाइन करनी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब देखो वाटर के केस में जो ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल किसके बीच में मेजर किया हुआ है, इन दो बॉन्ड्स के बीच में, ये थीटा, ये कितना है 104 डिग्री 104.5 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 92.5 डिग्री, कम हो गया। इसके केस में और कम हो गया और इनके केस में और कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम ग्रेटर द बॉन्ड एंगल बोला था ना। ठीक है, तो उल्टा भी बोल लो, लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर द बॉन्ड एंगल, तो इधर को वही ट्रेंड चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो होगा क्या, ये सेंट्रल एटम है, इसका इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है वो कोवलेंट है। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ लाइक दिस। ठीक, इन लोन पेयर्स को भी छोड़ो, इनका कोई अभी इफेक्ट नहीं है शेप के बॉन्ड एंगल के ऊपर, अभी इनका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये सभी में है। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ना, यहाँ पे भी शेयर हुआ है। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डाला और यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर बन गया। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे हाइड्रोजन ने डाला, तो ये बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो
मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है, ये बॉन्ड पेयर जो शेड वाला होता है वो उसके पास ज्यादा होता है। मतलब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, इस वाले का भी और इस वाले का भी। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, इनके बीच में डिस्टेंस देख कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस ये है। जब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय सल्फर होगा तो क्या होगा, सल्फर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, और शेप में भी बड़ा है, उसकी वजह से क्या होगा, जिसका उस ये वाला बॉन्ड पेयर है उसके केस में थोड़ा दूर होगा, इसके पास नहीं होगा, सल्फर के पास वो थोड़ा सेंटर में ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बॉन्ड पेयर और ये वाले बॉन्ड पेयर का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया, और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा रिपल्शन कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये दोनों आपस में कम रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब रिपल्शन कम होगी तो क्या होगा, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ देखो ऑक्सीजन के बहुत करीब पड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दूर चले गए, यहाँ पे थोड़ा और दूर चले गए, यहाँ पे और दूर चले गए, लाइक दिस। जिससे क्या हो रहा है, उनके बीच में रिपल्शन कम हो रही है। तो जब रिपल्शन कम होती है तो क्या होता है, अगर वो पहले ऐसे बैठना चाहते थे तो अब ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे, रिपल्शन कम हो रही है तो क्या होगा, वो थोड़ा नियर बाय आ जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करोगे तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो पिरामिडल शेप है। ठीक है, पिरामिडल शेप में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड पेयर होता है होंगे। इसमें भी हमने एक ही ग्रुप के मेंबर लिए हुए हैं सारे, सेंट्रल एटम जो है वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो देखो डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम होती जा रही है, ठीक है, इधर से इधर को कम हो रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम हो रही है। इसमें रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पेयर क्लोज टू द सेंट्रल एटम, hence less distance between them and repel to the greater extent, which leads to the increase in the bond angle. Okay, this is very very important. उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जैसे अभी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम का क्या इफेक्ट होता है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इफेक्ट होता है, और रिवर्स में चलेगा। जैसे जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट आता है, सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो उसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स में चलेगा। जैसे ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, जितनी ये वाला सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम की नहीं बात कर रहे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये जो बॉन्ड पेयर है वो इनके पास होगा, जितना ये पास होगा उतना ही ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो अगर आपने यहां से डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये कम है, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना हो, बॉन्ड चाहे यही चल रहा हो, तो ये ज्यादा है। देखो डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। थीटा, जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगी, जैसे ये होगा, अगर ये इधर और इधर आ जाए पास तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो बॉन्ड एंगल जो है वो स्मॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उसका ही इलेक्ट्रॉन पेयर उसके करीब होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो डिस्टेंस कम होगा ना। तो जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी सराउंडिंग एटम की, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो आपस में डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, जिससे रिपल्शन कम होगी और बॉन्ड एंगल, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये बॉन्ड्स, और बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे आप सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सेंट्रल एटम मैंने अब यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाने पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जितने ज्यादा सेंट्रल एटम के करीब होंगे उतना ही उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल रिपल्शन से बढ़ता है। जैसे कैसे बढ़ता है, जब बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल करें आपस में। ओके, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर 2।
इसमें भी देखो सेम ट्रेंड है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसलिए हुआ क्या, इसलिए इसके केस में बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो है वो कम है, इसके केस में बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज्यादा है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है दोनों में, ठीक है। इसमें जो आपके पास बॉन्ड पेयर होंगे वो नाइट्रोजन के करीब होंगे, तो ज्यादा एक्सटेंट पे रिपेल होंगे, जिससे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बढ़ता है, ये याद रखो। बॉन्ड पेयर रिपल्शन लीड्स टू ग्रेटर बॉन्ड एंगल, ओके। इसमें रीजन भी मेंशन कर रखा है, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लीड्स टू बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, hence more distance between them, this leads to the less repulsion and decrease of bond angle, okay, that's it। डॉक्टर जी समझ आया? हेलो जैस्मीन, क्लियर है? हाँ जी सर। मतलब ये थोड़ा सा